पाकिस्तान पंजाब में हमला कर सकता था, पाकिस्तान जम्मू में हमला कर सकता था, कश्मीर में कर सकता था। सबको कोने में डाल के पाकिस्तान ने चूज करा, पाकिस्तान ने चुना कारगिल। क्यों? होमदुर कमीशन रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के फौजियों ने 30 लाख बंगालियों को मारा और 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप किया। सीज फायर हो गया, कुछ एरिया पाकिस्तान ने पकड़ लिया, कुछ एरिया भारत ने पकड़ लिया। पाकिस्तान ने उस इलाके में, जबकि महाराजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर चुके थे, पाकिस्तान ने उसके ऊपर अवैध कब्जा कर लिया। क्योंकि दुनिया भर में लोग कहते हैं कि ऐसी लड़ाई ना कभी हुई ना कभी होगी। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। 26শে জুলাই কার্গিল বিজয় দিবস। 1999 সালে এই যুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রশ্ন হলো পাকিস্তান কেন এই হামলা করেছিল। এইসব বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। हर साल कारगिल विजय दिवस आता है दोस्तों, और 26 जुलाई को हर जगह ये डिस्कशन होता है कि किस तरीके से हमारे वीर लड़े, हमारे बहादुर जो थे, किस तरीके से वो उन ऊंचाइयों पे लड़े, बर्फीले तूफानों के बीच में दुश्मन से लोहा लिया। और इसका कोई कंपैरिजन हम कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि दुनिया भर में लोग कहते हैं कि ऐसी लड़ाई ना कभी हुई ना कभी होगी। ये एक शौर्य की बात सिर्फ नहीं है दोस्तों, बात सिर्फ शौर्य की नहीं, क्योंकि शौर्य जो है वो तो हर लड़ाई में होता है और हर लड़ाई में इंडियन आर्मी शौर्य दिखाती है। कारगिल का जो इतिहास है ये जानना बहुत जरूरी है उन वीर बहादुरों के लिए जिन्होंने देश के नाम अपने जीवन का बलिदान दिया, उनको हम नमन करते हैं। और उन सारे फौजी भाइयों को जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया, हम उनको सैल्यूट करते हैं दोस्तों। आज मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि कौन सी चोटी पे क्या हुआ, ब्लैक रॉक पे क्या हुआ, मश्को घाटी में क्या हो गया, टाइगर हिल में, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर पाकिस्तान ने कारगिल पे हमला किया तो किया क्यों, इसका इतिहास क्या है, ये लड़ाई हुई क्यों। क्योंकि इन मामलों में कोई बातचीत करता नहीं है, लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, और कई लोग हैं जिनको पता भी है लेकिन फिर भी वो बात नहीं करते, कम बात करते हैं इस मामले पे। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर कारगिल ही क्यों। अगर पाकिस्तान को हमला करना था तो पाकिस्तान गुजरात में कर सकता था, गुजरात से बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान राजस्थान में हमला कर सकता था, पाकिस्तान पंजाब में हमला कर सकता था, पाकिस्तान जम्मू में हमला कर सकता था, कश्मीर में कर सकता था। सबको कोने में डाल के पाकिस्तान ने चूज करा, पाकिस्तान ने चुना कारगिल। क्यों? और इसकी कड़ी कितने पीछे जाती है दोस्तों। अगर हमें कारगिल की लड़ाई समझनी है ना, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा 1947। अब आप बोलेंगे मेजर साहब लड़ाई हुई 1999 में और आप ले जा रहे हैं 1947, जिस साल भारत आजाद हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको 1947 ले जा रहा हूं, उस साल जिस साल भारत आजाद हुआ था। बात है अक्टूबर की। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह चल रहा था और पाकिस्तानियों ने कश्मीर में अटैक कर दिया। भारी मात्रा में उनके कबायली और उनके फौजी सादी वर्दी पहन के, सादे कपड़े पहन के, अपने आप को कबायली बता के उन्होंने धावा बोल दिया और एक के बाद एक कश्मीर के गांव में रेप करना, जलाना, मर्डर करना, कब्जा करना, यह सब पाकिस्तानी फौज ने शुरू कर दिया। उनके अंडर थे उनके कबायली। अब दोस्तों करते 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 क्या हुआ कि महाराजा को ऐसा लगा कि कश्मीर अपने हाथ से गया। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करा था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो डॉक्यूमेंट थी जो हर एक राजा, महाराज 600 से ऊपर राजा, महाराजा, नवाब, निजाम उस समय थे, 600 से ऊपर, और सबके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ही डॉक्यूमेंट भेजा था, एक सिंगल डॉक्यूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दोस्तों वो कागज था सिंपल सा, जिसमें सिर्फ, चाहे वो हैदराबाद की बात हो, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो ग्वालियर की बात हो, चाहे वो और किसी राजघराने की बात हो, राजा का नाम बदलो, तारीख बदलो, राज्य का नाम बदलो, खाका उसका एक ही था लगभग। उसमें ज्यादा 19-20 का फर्क होगा तो होगा, क्योंकि अलग अलग राजा के नाम, अलग अलग लोकेशन, इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी सेम थी। महाराजा कश्मीर ने उसको साइन करने में कर दी देर, जिसका फायदा उठाया पाकिस्तानियों ने, और बाकी इतिहास आपको पता है। खैर, यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि नहीं, अब हमें अंदर जाना पड़ेगा।
महाराजा साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मैं मानता हूं, साइन करते हैं। और जैसे ही साइन करते हैं 2 यूनिट्स इन्फेंट्री की पहुंच जाती हैं श्रीनगर हवाई जहाज से दोस्तों। वो यूनिट, पहली यूनिट पहुंचती है 1 सिख रेजिमेंट और दूसरी यूनिट पहुंचती है 4 कुमाऊं। 4 कुमाऊं वही यूनिट है जिसको वहीं पे बडगाम में परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, वही यूनिट है। और दोस्तों दोनों पलटनें बहुत तगड़ा काम करती हैं, बहुत जबरदस्त। पाकिस्तानी जो कबायली थे उनको मार मार के पीछे ले जाते हैं। बाकी फौज भी आती है, इंडियन आर्मी, सिर्फ ये दोनों नहीं थे, फिर बहुत लोग आए और बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया इस चीज में, और उनको पीछे धकेल के एक लेवल पे ले जाते हैं और वहां पे यूनाइटेड नेशंस में हो जाता है सीज फायर, युद्ध रोको। यूनाइटेड नेशन से होता है सीज फायर। हमें मानना नहीं चाहिए था, लेकिन आज इस प्रोग्राम में ये नहीं मैं बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। जो हुआ अब ठीक है, 2024 में हम उसके बारे में कभी और बात करेंगे। वो चीज आज मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा। एनीवे, सीज फायर हो गया, कुछ एरिया पाकिस्तान ने पकड़ लिया, कुछ एरिया भारत ने पकड़ लिया। पाकिस्तान ने उस इलाके में, जबकि महाराजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर चुके थे, पाकिस्तान ने उसके ऊपर अवैध कब्जा कर लिया। और जो यूनाइटेड नेशंस की जो लाइन थी उसको कहने लगे हम लोग सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन के उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ भारत, और दोनों फौजों के बीच में ठाठा। और ये रोज का प्रोग्राम था, ये रोज का प्रोग्राम था दोस्तों। एक दूसरे के खून के प्यासे, इसको मारे कोई उसको मारे, ये सब चलता था वहां पर। ये सब चलता रहा, कुछ समय तक सब चुप थे, सब कुछ ठीक था। 1965 में पाकिस्तानी फौज ने दोबारा अटैक कर दिया। वही पुराना सपना, वही पागलों वाला सपना कि किसी तरीके से जिहाद करके कश्मीर को वापस ले लिया जाए। जनरल आयूब खान पाकिस्तान का डिक्टेटर हुआ करता था और उसने ऑपरेशन लॉन्च करा, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने टैंक और इन्फेंट्री और आर्टिलरी चढ़ा दी भारत के ऊपर, उसने अटैक कर दिया। पाकिस्तानियों को जो इतिहास सिखाया जाता है उसमें यह नहीं बताते कि ऑपरेशन जिब्राल्टर भी कोई चीज थी। जब 1965 का इतिहास पाकिस्तानियों को पढ़ाया जाता है पाकिस्तान स्टडीज में, जैसे आपस में ये लोग बातचीत करते हैं, इनको यह बताया जाता है कि एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ भारत को, भारत ने सोचा कि यार एक लाहौर जो है ये लड्डू की तरह दिख रहा है, मुझे लड्डू खाना है, और भारत चढ़ दौड़ा लाहौर पे और हम बड़े बहादुरी से हमने लाहौर को बचा लिया। ये पाकिस्तानियों को ये इतिहास पता है, ये तारीख पता है उन लोगों को, क्योंकि उनके मां बाप ने उनको झूठ सिखाया है बचपन से। एक कौमी आदत होती है दोस्तों, उनकी कौमी आदत यही है कि एक दूसरे से झूठ बोलना। तो उनको यह बताया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर में क्या हुआ था, किसने करा था, जबकि पाकिस्तानियों ने अपने लोगों को बड़े बड़े तमगे दिए थे, बड़े बड़े प्लॉट कट के उनको दिए थे गिफ्ट में कि भाई तुमने बहुत तीर मारा है अटैक करके। यह सब होने लगा दोस्तों। 1965 की जंग भी खत्म हो गई, उसके पहले 1962 की चीन के साथ हुई, उसके बाद 1967 की नाथुला में चीन के साथ फिर झड़प हुई, वो लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में हरकत होने लगी थी दोस्तों। ईस्ट पाकिस्तान में हरकत हुई और पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट उन्होंने लॉन्च करा और जितने भी बंगाली थे उनको मारना शुरू करा। खास तौर से इंटेलेक्चुअल्स, खास तौर से वो लोग जो बंगाली जबान के ऊपर, जिनको बड़ा गर्व था, जो कहते थे कि हम उर्दू नहीं बोलेंगे, या फिर वो कहते थे कि हमें एक अलग अपना देश चाहिए। ऑपरेशन सर्च लाइट में आया जनरल टिक्का खान, और टिक्का खान सिर्फ क्रूर नहीं था दोस्तों, टिक्का खान पूरा कसाई था, पूरा हैवान। टिक्का खान के अंडर पाकिस्तानी, और ये पाकिस्तानी होमदूर कमीशन रिपोर्ट है, वो कहती है, ये गौरव आर्या नहीं कह रहे, होमदूर कमीशन रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के फौजियों ने 30 लाख बंगालियों को मारा और 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप किया। दोस्तों ये सच्चाई है होमदूर कमीशन की। अब इसके आगे क्या हुआ दोस्तों? इसके आगे यह हुआ कि पाकिस्तान युद्ध हार गया, इंडिया लड़ा, पाकिस्तान हार गया। 16 दिसंबर को चैप्टर खत्म हो गया, ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश बनने के बाद दोबारा मैटर शुरू हो गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें कारगिल ले जा रहा हूं मैं आपको डे 1 से बता रहा हूं,
सारी की सारी चीजें मैं धीरे धीरे कारगिल ले जा रहा हूं, क्योंकि कारगिल जो है 1999 नहीं, इसकी प्लानिंग बहुत पहले शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ कि 1972 में बेनजीर भुट्टो आई अपने फादर के साथ, और उनके फादर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, प्रधानमंत्री पाकिस्तान। वो मिले श्रीमती इंदिरा गांधी से शिमला में, और शिमला एग्रीमेंट के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कश्मीर के इश्यू को बना दिया बायलैटरल। ठीक है जी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दोनों देशों ने अग्री करी, एक करार हो गया दोनों देशों के बीच में, और मैप्स पे साइन हो गया जी। कितने दर्जन, तो 1 डेढ़ 2 दर्जन, पता नहीं कितने दर्जन मैप थे, मैप्स पे साइन हो गया। अग्रीमेंट हो गई लिखित कि कुछ खास इलाके हैं जहां पे मौसम बहुत खराब रहता है, हमारे फौजी भी तड़पते हैं, आपके फौजी भी तड़पते हैं, हम लोग एक काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या बात हुई कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जब सर्दियां आना शुरू होंगी, सितंबर अक्टूबर में जब सर्दियां आना शुरू होंगी, तो हम लोग एक बार आपस में फोन से बात कर लेंगे। यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भारत का और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान का, ये दोनों आपस में बातचीत कर लेंगे। आप अपने फौजियों को नीचे बुलाना, हम अपने फौजियों को नीचे बुलाएंगे। समझ गए आप दोस्तों? क्योंकि वहां पे इतनी ठंड होती है, क्योंकि वहां पे रहना लगभग असंभव है, तो भारत और पाकिस्तान एक खास चुने हुए दिन पे आपस में बात कर लेंगे। इनके फौजी अफसरान, जो इनके आला अफसर हैं, डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों देशों के, और बोलेंगे ठीक है साहब, आप इस तारीख को और हम इस तारीख को अपने ट्रूप्स नीचे ला रहे हैं। और फिर जब सर्दियां खत्म हो जाएंगी, बर्फ पिघल जाएगी और फिर थोड़ी सी गर्मी होगी मार्च अप्रैल में, तो फिर हम लोग एक बार फोन पे बात करेंगे और फिर हमारे जवान ऊपर चढ़ जाएंगे और अपनी अपनी पोस्ट पे तैनात हो जाएंगे। यह डील हुई। और जो सीज फायर लाइन थी उसका नाम चेंज करके कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको आज आप एलओसी भी कहते हैं, एलसी भी कह जाते हैं कुछ लोग, लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा दोस्तों, ये जब सारा मैटर हो रहा था तो पाकिस्तान ने हर साल अपनी जबान रखी, भारत ने भी हर साल अपनी जबान रखी। अब बीच में क्या हुआ, 1989 में कश्मीर में पाकिस्तान ने पूरी की पूरी टेररिज्म फैला दी। बात 1989 की है। 1989 में पाकिस्तान ने जेकेएलएफ जैसी आउटफिट्स को फंडिंग करी, उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, और यहां पे पूरी तरीके से कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैला दिया। भारत ने उसका रिस्पॉन्स करा। शुरू में यहां पे लोगों को समझ में नहीं आया कि यार ये कैसे लड़ाई लड़नी है, तो अलग किस्म की लड़ाई है। लेकिन धीरे धीरे राष्ट्र राइफल्स क्रिएट हुई, और फिर राष्ट्र राइफल्स ने इनको दौड़ाया ज्यादा, मारा कम। आपको स्टोरी पता है आरआर वालों की। आरआर वालों ने, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल रोक लिया। दोस्तों, समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, पाकिस्तान तैयारी करता रहा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, मैं तो डायरेक्टली 1989 पे कूद गया। 1984 में क्या हुआ था दोस्तों? 1984 में हुआ यह था कि लंदन में एक ठंडे कपड़े, जिसको कहते हैं ना विंटर क्लोथिंग, एक्सट्रीम विंटर क्लोथिंग, माउंटेन क्लोथिंग का एक बहुत बड़ा सप्लायर था। बहुत बड़ा सप्लायर था वो माउंटेन क्लोथिंग का। मैं वापस 1989 पे आऊंगा, लेकिन मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं 84 में। उसके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, 2 से लेकर 2,500 जोड़े माउंटेन के कपड़ों का, यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसके पास कॉन्ट्रैक्ट आया। वो बंदा खुश कि भाई आज तो पार्टी हो गई, आज तो मैं बड़ा खुश हूं। वो सप्लाई कर रहा था वो कपड़े पाकिस्तानी आर्मी को, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को यह नहीं पता था कि वो इंडियन आर्मी को भी सप्लाई करता है। और जैसे ही हमारे लंदन के लोगों को यह पता लगा कि इतनी बड़ी मात्रा में ये पाकिस्तानी फौज को सप्लाई कर रहा है एक्सट्रीम विंटर क्लोथिंग, जो बहुत कम इलाकों में इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो बहुत कड़ाके की ठंड, -25, -45 डिग्री टेम्परेचर में, और इतने हाइट पे इस्तेमाल होते हैं वो कपड़े। नॉर्मल सर्दी में कोई आदमी पहन ही नहीं सकता उसको। दिल्ली में लोगों के कान खड़े हो गए कि भाई ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी हैं आखिर क्या करना चाह रहे हैं। पाकिस्तानियों का यह प्लान था कि सियाचिन पे कब्जा कर लें। ठीक है दोस्तों, ये बात है 1984 की। सियाचिन पे कब्जा कर लें, ये इंडियन आर्मी को पता लग गया।
इंडियन आर्मी ने प्रीएम्प्ट कर दिया मामला और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्मी की एक टीम सियाचिन पे उतर गई और वहां पे तिरंगा गाड़ दिया। जो तिरंगा गाड़ने वाला अफसर था, उन अफसर का नाम था कैप्टन संजय कुलकर्णी। यूनिट थी 4 कुमाऊं। 4 कुमाऊं वही यूनिट थी दोस्तों जो हवाई जहाज में बैठ के गई थी 1947 में अक्टूबर में। याद है, मैंने आपको बताया था मेजर सोमनाथ शर्मा वाली यूनिट जिसने बैटल ऑफ बडगाम लड़ी थी। आज की तारीख में जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है, जब आप श्रीनगर जाते हैं आपकी फ्लाइट लैंड करती है ना, वो श्रीनगर नहीं है, वो बडगाम है एक्चुअली। और वहां पे फ्लाइट लैंड करती है, वो बैटल ऑफ बडगाम, वो जो पूरा एयरपोर्ट का पूरा इलाका श्रीनगर का, वो 4 कुमाऊं ने बचाया था पाकिस्तानियों से। उसी यूनिट के कैप्टन संजय कुलकर्णी, हु लेटर ऑन बिकेम लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, हमारे सीनियर हैं, हमारे रेजिमेंटल सीनियर भी हैं, एंड इज अ वेरी रिस्पेक्टेड जनरल ऑफिसर। वो गए और उन्होंने तिरंगा गाड़ दिया। अब उन्होंने गाड़ दिया तिरंगा, वहां पे पाकिस्तानी बिल्कुल उनका गला सूख गया और पाकिस्तानियों ने हमला करना शुरू करा। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पाकिस्तानी हमला करते रहे और हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उन हमलों को विफल करते गए। पाकिस्तानियों की एक बहुत तगड़ी पोस्ट थी जिसके ऊपर जिसको पाकिस्तानियों को बड़ा फक्र था, बहुत घमंड था। उस पोस्ट का नाम था कायद पोस्ट। कायद किसको कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायद मतलब लीडर, कायद आजम, सबसे बड़ा लीडर, राइट, कायद आजम। तो उस पोस्ट का नाम था कायद पोस्ट। वो जिन्ना के नाम की पोस्ट थी। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की एक टुकड़ी ने लॉन्च करा ऑपरेशन राजीव। ऑपरेशन राजीव किसके नाम पे लॉन्च करा? आप ये मत समझिएगा कि राजीव गांधी जी के नाम पे लॉन्च करा, नहीं। एक उनके लेफ्टिनेंट राजीव हुआ करते थे। लेफ्टिनेंट राजीव वीर गति को प्राप्त हो गए थे उसी ऑपरेशन में। तो दोस्तों, ये ऑपरेशन राजीव लॉन्च हुआ और जो लेफ्टिनेंट राजीव थे वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ऑपरेशन राजीव जब लॉन्च हुआ, उसको लीड कर रहे थे नायब सूबेदार बाना सिंह। नायब सूबेदार बाना सिंह साहब अपने ट्रूप्स को लेकर गए, ऊपर तक बिल्कुल गए और ऐसी खड़ी चढ़ाई थी दोस्तों, 1000 फुट से ज्यादा की खड़ी चढ़ाई। पाकिस्तानियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहां से कोई उनको तो लगा कि यहां से आएंगे तो हम देख लेंगे। उन्होंने बोला कि इस चढ़ाई से, इस फीचर से कोई पागल ही होगा यार जो आएगा, कोई आ ही नहीं सकता यहां से, ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं। पाकिस्तानियों ने यह सोचा कि ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं यार, कोई इंसान यहां से आ ही नहीं सकता। और सियाचिन, जहां पे चिड़िया नहीं उड़ती, जहां पे बाज नहीं उड़ता, वहां पे इंसान ऐसी खड़ी चढ़ाई पे आ जाए यार, हाउ इज इट पॉसिबल? वहीं से हेड जैक लाई घुसी। नायब सूबेदार बाना सिंह साहब को इस वीरता भरे काम के लिए मिला परमवीर चक्र। अब दोस्तों, यहां से शुरू होती है दोबारा कहानी कारगिल की। पाकिस्तान अटैक करता गया, इंडिया अटैक को विफल करता गया। पाकिस्तान अटैक करता गया और यहां से अनसक्सेसफुल होता गया क्योंकि इंडियन आर्मी ने ठोका अच्छी तरीके से। एक ब्रिगेड कमांडर था दोस्तों पाकिस्तान का। वो ब्रिगेड कमांडर लगातार कोशिश करता, अपने ट्रूप्स को भेजता कि लड़ो 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 लड़ो। वो आते लड़ने के लिए, पिट के वापस चले जाते। वो ब्रिगेड कमांडर बड़ा अपसेट हुआ, वो बहुत परेशान हुआ, कह रहा है यार ये हिंदुस्तानियों ने नाक में दम कर रखी और हमारे नाक के नीचे से पूरा कब्जा कर लिया। बात यह थी कि सियाचिन हमारा ही था। जब हमें पता लगा कि पाकिस्तानी फिर से गैर कानूनी काम करने वाले हैं, तब जाके हमने वो मैटर सॉल्व कर दिया। लेकिन बात यह थी कि वो जो ब्रिगेड कमांडर था पाकिस्तानी आर्मी का, बड़ा परेशान हुआ। उसने बोला यार कैसे हो सकता है? उसने अपने कई 100 बंदे मरवा दिए, लेकिन वो फेलियर का फेलियर रहा। उसके मन में यार कहीं ना कहीं था कि मुझे सियाचिन लेना है। वो बना पाकिस्तानी आर्मी का डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस बना दोस्तों, और उसको वो बेइज्जती का दिन याद था कई साल पहले। उसको बेइज्जती का दिन याद था जिस दिन बेनजीर भुट्टो गई थी पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर। और दोस्तों, ये कहानी है बड़ी मजेदार। बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी और उसको इतना गुस्सा आया, वो रावलपिंडी गई और जो वहां पे जनरल था, जनरल के डेस्क पे बेनजीर भुट्टो ने रखी चूड़ियां और बोला कि जनरल साहब आपके लिए तोहफा है, आप पहन लो इनको। पाकिस्तानी फौज का जनरल आग बबूला हो गया और अटैक के ऊपर अटैक।
और वो बेइज्जती वो ब्रिगेडियर जो बाद में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस बना, वो भूला नहीं। उसने फिर एक प्लान दिया सरकार को, फिर एक प्लान दिया आर्मी हेडक्वार्टर को, और बोला कि नहीं देखो ऐसा है, हमें सियाचिन लेना चाहिए, हमें लेना पड़ेगा। उसको मना कर दिया गया और बोला कि यार तुम पागल हो, तुम इंडियन आर्मी से लड़ोगे तो हम मार मार के सुअर बना देगी इंडियन आर्मी। तुम्हें 71 का मजा भूल गए, तुम फिर से चाहते हो कुछ हो जाए यहां पे। लेकिन उसके दिल में जो बदले की भावना थी ना, वो ब्रिगेडियर अब जनरल बन चुका था पाकिस्तानी आर्मी का, और समय बीतता गया और काल का चक्र घूमता गया दोस्तों, और एक दिन वो ब्रिगेडियर बन गया पाकिस्तानी आर्मी का चीफ। वो जब ब्रिगेडियर बना चीफ तो उसने कारगिल के ऊपर हमला करवा दिया। उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। जी हां दोस्तों, ये वही ब्रिगेडियर था जिसको बेइज्जती महसूस हुई थी। अब एम क्या था कारगिल का? कारगिल का एम क्या था? कारगिल का एम सिंपल था कि कारगिल की जो हाइट्स हैं उसको हम ऑक्यूपाई करेंगे। यानी कि जब इंडियन आर्मी नीचे आएगी और हम लोग भी नीचे आएंगे तो हम इंडियन आर्मी से झूठ बोल देंगे कि भाई हम तो नीचे आ गए, क्योंकि इतने सालों से सब चलता ही आ रहा था ठीक ठाक और भरोसे पे काफी हद तक भरोसे पे काम चल रहा था। तो चेक्स एंड बैलेंसेस आर ऑलवेज देयर इन द फौज। बिना चेक्स एंड बैलेंसेस के कुछ होता नहीं है फौज में, राइट? 1999 में पाकिस्तानी फौज ने करार तोड़ दिया और रीसप्लाई करा पोस्ट्स को, और जो वहां पे उनके जो संगर टाइप के थे या उनके जो पिल बॉक्सेस थे उनको रीओरिएंट करा। या कि हमारे पिल बॉक्सेस में या हमारे जो बंकर्स में आके, राइट, वो लोग बैठ गए। अब हमारे बंकर जो थे वो दे वर फेसिंग पाकिस्तान, जाहिर सी बात है हमारे बंकर तो पाकिस्तान को फेस करेंगे। उन्होंने उनको ऐसे घुमाया और कुछ पत्थर वत्थर दाएं बाएं करे और फिर हमारे बंकर स्टार्टेड फेसिंग इंडिया। दोस्तों, ये थी कारगिल की लड़ाई, यहां से शुरू। और असल में जो पहली कैजुअलिटी हुई है कारगिल की, वो ही है जाट रेजिमेंट की। जाट रेजिमेंट को हुक्म दिया गया था कि यार कुछ हरकतें हैं वहां पे जाके चेक करो, पाकिस्तानियों की हरकत है। एक जगह है यार बजरंग पोस्ट, तुम लोग बजरंग पोस्ट पे जाके चेक क्यों नहीं करते? तो एक फोर जाट थी, उसकी टीम लेकर कैप्टन सौरभ कालिया गए बजरंग पोस्ट को चेक करना। वहां पे गोलाबारी शुरू हो गई। इन्होंने फायर करा, पाकिस्तानी पोस्ट ने फायर करा, पाकिस्तानियों ने इनको घेर लिया, इनका एमुनेशन खत्म हो गया और इनको पाकिस्तानी पकड़ के ले गए। कहते हैं 20-21 दिन इनके साथ टॉर्चर करा, इनके बॉडी के अंग अंग को काटा दोस्तों, और थैलों में इनको वापस भेजा था। फिर शुरू हुई कारगिल की लड़ाई। वो बहादुरी का जो इतिहास है, मैं आपको क्या सुनाऊं। वो लोग अलग मिट्टी के बने थे यार, जो कारगिल में लड़ गए, अलग मिट्टी के लड़े थे। हमारे सीनियर थे, मैं उनको आज भी बहुत याद करता हूं। एकेडमी में हमारे सीनियर थे, 6 महीने हमसे सीनियर थे। मेजर पद्मपानी आचार्य, 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स, उनको महावीर चक्र मिला। आर्ची सर वाज सच अ ग्रेट गाय यार, ही वाज सच अ फैंटास्टिक पर्सन, और बहुत ही शेर दिल आदमी। उसने देश के लिए जान दी। और कितने लोग और थे यार, कितने लोग, मैं किस किस का नाम लूं, किस परमवीर चक्र, किस महावीर चक्र, किस वीर चक्र, मैं कितनों का नाम लूं जिन्होंने देश के लिए जान दे दी। 527 हमारे भाई वीर गति को प्राप्त हुए। वो कॉस्ट थी, वो दाम था जो हमारे फौजियों ने चुकाया कारगिल वापस हाथ आने के लिए। मैं चाहूंगा कि आज आप समझें कि पाकिस्तान क्यों करता है जो वो करता है, उसके कारण क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, यह समझने की जरूरत है। तब आपको यह पता लगेगा कि आज जब हम कहते हैं ना कि कारगिल विजय दिवस है, तो भाई इसकी कहानी 1947 के अक्टूबर के महीने से शुरू होती है, जब पहली बार कबायली और पाकिस्तानी फौज सादे लिबास में भारत के अंदर घुसे, कश्मीर के अंदर घुसे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।